हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि SC/ST एक्ट पे वीडियो बनाया जाए, तो वही मैं लाया हूँ आज इस पार्ट में। मोस्ट IMP है जो कि MPPSC के लिए, तो उसका ये पार्ट 1 लॉन्च किया है मैंने। पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इनमें मैंने लगभग वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो मोस्ट IMP है, और पार्ट 2 में भी कवर करूंगा जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं IMP और जिनकी आने की संभावना है आपके एग्ज़ाम्स में, वो वाले मोस्टली मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको जैसे वीडियो देख रहे होंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, तो आप उस पर जाके सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियोस पूरा देखें, देन उसको लाइक करें। आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें, उसको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही IMP है आपके PSC के लिए। जैसा कि PSC में पोस्ट भी बढ़ा दी गई है, नायब तहसीलदार की पोस्ट बढ़ा दी गई है, जिसको मिला के अब टोटल आई थिंक 303 पोस्ट टोटल हो गई हैं। पहले 200 कुछ पोस्ट थी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है PSC क्रैक करने का, क्योंकि पोस्ट बढ़ गई है, मतलब कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 या SC/ST एक्ट 1989, जो कि मोस्ट IMP है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 विस्तृत है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू है। तो बात करें तो यहाँ पे क्या है, जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत में, केंद्र शासित राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और संपूर्ण भारत क्षेत्र पर। तो जैसा कि आपको बता दें, जम्मू कश्मीर जो है J&K है, तो वहाँ का संविधान भी अलग है, वहाँ पे सब कुछ अलग चलता है, तो इसलिए ये वाला जो एक्ट है आपका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर जगह पे ये आपका लागू है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू कब किया गया। ठीक है, तो ये लागू जो किया गया, ये लागू किया गया आपका 30 जनवरी 1990 को। कब लागू किया गया? 30 जनवरी 1990 को। इसकी थोड़ी सी हम डिटेल बता देते हैं कि ये अधिनियम जो है ये 1989 का है सबसे पहले तो, ठीक, 19 आपका 89 का हो जाएगा। और अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति जी थे हमारे, तो राष्ट्रपति जी ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति जो दी थी वो 11 सितंबर को दी थी। कब दी थी? 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको स्वीकृति मिल गई थी। और ये अधिनियम जो है उसके बाद 30 जनवरी को 1989 को आपका लागू हो, 30 जनवरी 1990 को लागू हो गया था। तो ये जो है पारित हुआ था आपका 11 सितंबर 1989 में या 1989 में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में, कि भाई ये लागू कब हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा कब इसको पारित किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार से संबंधित अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का प्रावधान किया गया है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है, राहत और पुनर्वास देने का प्रावधान इसमें बिल्कुल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, कि हाँ, यस, सब चीज़ देने का इनको इस अधिनियम में विशेष तौर पे आपका किया गया है। इसमें देखिए कई धाराएं, लगभग 23 धारा हैं, उनमें से किसी एक धारा में जो है इसके बारे में आपको बताया गया है कि भाई कहाँ पे इनका पुनर्वास करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सब आपके पूरे धाराओं में मिल जाएगा आपको। जब धारा को आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा इसका विवरण मिल जाएगा। तो चलिए अगला अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये भी एक आपका बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 17, है ना, 17वें जो है आपका अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस अनुच्छेद से है, तो 17 अनुच्छेद से ये आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत शब्द अत्याचार का अर्थ है, मतलब अत्याचार का अर्थ आखिर है क्या, है ना। गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश से निवारित करना यानी कि प्रवेश नहीं देना। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध हिंदू को, है ना, क्या बोल रहे हैं कि हिंदू जो हैं आपके, तो हिंदू को किसी मंदिर मस्जिद में प्रवेश नहीं देना या छुआछूत की जो आपकी प्रथा थी वो। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक, एरो का साइन जो आ रहा है वो आंसर है। तो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध। अब धारा 3 बहुत ही बड़ा है, मैं कुछ आपको पॉइंट उसके आपको बता देता हूं जो मुझे अभी याद है कि जैसे कि किसी भी SC ST का जो भी सदस्य है उसको घृणा की दृष्टि से देखना, घृणाजनक पीने या खाने के जो पदार्थ होते हैं उनको देना कि नहीं आप यही खाएंगे यही पिएंगे, है ना, आप ज़मीन में बैठेंगे, इस टाइप से करना, ठीक। या किसी भी SC ST के परिसर में पशु सब कूड़ा मलमूत्र से उसे अपमानित करना, है ना, यानी कि जैसे कोई कहीं रह रहा है तो उसके बगल में कचरा डालना कि नहीं यार आप ऐसे हो आप वैसे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। ये देखिए कानून बना है वो अच्छी बात है, लेकिन पहले के लोग करते थे इसलिए ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है। इंसान सब एक हैं, भगवान ने एक ही इंसान बनाया है और बनाएंगे हमेशा, ये जात पात कुछ नहीं होता, सब भाई बहन एक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और भी जो है कुछ, जैसे कि किसी SC ST एक्ट, मतलब SC ST के जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध मिथ्या या दोषपूर्ण विधिक कार्यवाही करना, मतलब कुछ झूठी रिपोर्ट आप कर देते हो, कुछ झूठा कुछ भी आरोप लगा देते हो, तो ये सब भी अगर करोगे तो आप जो है धारा 3 के अंतर्गत उसका अत्याचार माना जाएगा। और कई सारे हैं, लगभग 14 से 15 पॉइंट आपको धारा 3 में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक और पॉइंट है कि किसी भी SC ST के व्यक्ति जो है उसका घर या गांव उसको बलपूर्वक छोड़ने पर विवश करना कि नहीं भाई आप नीची जात के हैं, ऐसा बोल के उनको मजबूर किया जाए कि आप हमारा मोहल्ला छोड़ दीजिए, आप घर छोड़ दीजिए, आप अपना गांव छोड़ दीजिए, तो इस टाइप से। तो इस टाइप का जो होता है ये सब चीज़ें जो है धारा 3 के अंतर्गत आपकी लिखी गई हैं। तो धारा 3 के अंतर्गत ये चीज़ आपको बोला गया है। और अगर इसकी बात करें दंड, तो इसके लिए अपराध जो है वो 5 वर्ष, ठीक है, कम से कम 6 माह और 6 माह, कम से कम 6 माह और 5 वर्ष का अधिकतम जो है उसको कारावास हो सकता है, सजा हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये धारा 3 के बारे में मैंने ब्रीफ डिस्कशन आपको बता दिया है ताकि आपको याद रहे। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो, अब इनमें से कौन सा आंसर है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 364 के खंड 24 और खंड 26 के अंतर्गत आते हैं क्या, या फिर संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 खंड 25 के अंतर्गत आते हैं, 65 के 25 26 के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर है बी। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, बिल्कुल वेरी IMP लिख लीजिए, इसको आप रट लो, ये आ चुका है। अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 के अंतर्गत इसका उद्देश्य आपको मिलेगा। विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है, मतलब क्या अभिप्राय है विशेष न्यायालय से? तो विशेष न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा, आंसर है बी वाला आपका, कि धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय, मतलब जो धारा इसकी 14 है, देखिए टोटल इसमें कितनी धाराएं हैं, 23 धाराएं हैं। तो धारा 14 आपका क्या बोलता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। धारा 14 बोलता है कि SC ST अधिनियम के लिए राज्य शासन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, यानी कि जो राज्य का शासन है, आप जैसे MP है तो MP का जो राज्य शासन है वो उच्च न्यायालय, यानी कि आपका हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उच्च न्यायालय जो कि जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, जबलपुर में है, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से
किसी सत्र न्यायालय को, जो भी सत्र न्यायालय होते हैं उसे विशेष न्यायालय का दर्जा दे सकती है और ये प्रत्येक जिले के लिए होता है। तो ये आपका धारा 14 बोलता है। तो ये हो गया आपका विशेष न्यायालय, मतलब कोई भी सत्र न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय से सहमति लेके आप उसको करा सकते हैं। तो ये हो जाता है विशेष न्यायालय का अभिप्राय कि धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई भी सेशन न्यायालय लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विशेष लोक अभियोजक से क्या अभिप्राय है। देखिए, अभिप्रेत और अभिप्राय एक ही है, वर्डिंग का अलग है, क्योंकि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए हिंदी में अगर आप पेपर दे रहे हो तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है कि भाई उपरोक्त दोनों, यानी कि विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक, ठीक। और धारा 15 में निर्दिष्टता अधिवक्ता। अब देखिए धारा 15 मैं आपको बताता हूं धारा 15 आखिर बोलता क्या है। धारा 15 बोलता है कि हर विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक राज्य शासन बनाती है या किसी अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का व्यवसाय किया हो उसे नियुक्त कर सकता है। यानी कि जो भी आपका अधिवक्ता यानी जो आपका वकील होता है, अगर उसने 7 साल तक कहीं भी काम किया हुआ है, उसको 7 साल का एक्सपीरियंस है अधिवक्ता का, तो वो इसका जो है आपका क्या कर सकता है, उसको इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगले की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। तो उसका अर्थ कानून की किस संहिता से लगाया गया है। यानी कि जैसे कुछ वर्डिंग है या कुछ चीज़ें हैं जो अलग से उसमें ले ली गई हैं, लेकिन उसका किसी भी धारा में उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो सब जो है वो लिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता से, ठीक। जो भारत की हमारी दंड प्रक्रिया की संहिता है, जो रूल बुक है, वहाँ से आपका ये चीज़ कॉपी किया गया है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति दंडनीय अत्याचारों का वर्णन संबंधित अधिनियम किस धारा में है, ठीक। तो इसका जो आंसर है धारा 3। अभी मैंने बताया था कि धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत कोई भी अपराध की भाई आप उसको बोल रहे हो कि आप नीची जाति के हो, आप यहाँ मत बैठो, उनको घृणा की दृष्टि देख रहे हो, उनको कुछ गलत चीज़ करने पे मजबूर कर रहे हो, गांव छोड़ने पे मजबूर कर रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो, पानी नहीं पीने दे रहे हो, अपने हैंडपम्प से मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, इस टाइप से अगर चीज़ें आप कर रहे हो तो वो सब धारा 3 के अंतर्गत आता है। तो वो 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जो कि मिनिमम 6 माह का हो सकता है और 5 साल का हो सकता है मैक्सिमम, आई थिंक नहीं, मैक्सिमम तो आपका मृत्यु दंड भी है इसमें। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कि भाई आप उनको बैठने नहीं दे रहे, खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, इन सब चीज़ों के लिए 5 साल तक मिल सकता है और आपका जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वैसे इसमें मृत्यु दंड भी मिल जाता है अगर आप बहुत बड़ी गुनाह करते हो तो, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के तहत कौन से वर्ग के व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उसको आप अभियुक्त बनाया जा सकता है धारा 3 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधान निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आकर्षित होते हैं। तो जब अपराधी अनुसूचित जाति का सदस्य हो और परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य ना हो। तो इस टाइप से कई ऑप्शन है, तो हमारा जो आंसर है 3। जब परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो और अपराधी अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो। यानी कि कुल मिला के बात ये बोल रही है कि जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो सदस्य होगा, है ना, उसको कोई नॉन SC ST यानी कि जो जनरल या OBC कैटेगरी वाला बंदा है वो उसको कुछ करता है तो वो अपराधी माना जाएगा इस परिस्थिति में। तो ये एक्ट उस पर लागू हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जो SC ST के हमारे भाई बंधु हैं, इनको कोई जनरल और OBC वाला अगर इनको अत्याचार करता है तो ये इसके रिपोर्ट डाल सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन कोई भी अपराध, है ना,
के अधीन कोई भी अपराध मतलब इनमें से क्या है? तो केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा भी कारित किया जा सकता है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका हम सीधे आंसर देखते हैं। आंसर है केवल, जो मैंने पिछले में बताया, केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित का मतलब होता है कि किया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ये किया जा सकता है या लागू होगा उन पे जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं। बनी सी बात है भाई, जो SC और ST का ही है, अगर वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उसमें ये एक्ट नहीं आएगा। ये एक्ट बना है दूसरों लोगों के लिए कि भाई कोई OBC का है, कोई जनरल का व्यक्ति है, पंडित है, ठाकुर है, राजपूत है, वो आपको अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो ये वाला जो एक्ट है उन पे लागू होगा, ना कि अनुसूचित जनजाति। अब SC ST दोनों भाई बहन ही साथ में लड़ रहे हैं तो उस पर ये एक्ट थोड़े लगेगा, है ना, थोड़ी समझने वाली बात है। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(2) के तहत अभियुक्त अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपराध करता है तो उस पर कितना दंड आरोपित किया जा सकता है? यानी कि धारा 3, जो कि मैंने आपको बताया कि धारा 3 के अंतर्गत क्या क्या अपराध है, तो धारा 3 के सेशन जो अगला 2 है उसके अंतर्गत अगर कोई विस्फोटक पदार्थ या उसके अग्नि के द्वारा अपराध किया जाता है तो उस पर जो है आंसर है आपका 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। न्यूनतम सजा 6 मास का कारावास मैं आपको बता चुका हूं, तो इसके लिए आपको 7 वर्ष का कारावास मिल सकता है और जुर्माना भी आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का अत्याचार मतलब आचरण समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर करता है। मतलब श्रम मतलब काम वगैरह आप करवा रहे हो और छुआछूत उसमें वो कर रहे हो तो इसमें मजबूर करता है, तो उसका मतलब क्या होगा? तो इसका जो आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी कार्यों के लिए, जैसे कि पशु का शव हटाने हेतु आप प्रताड़ित कर रहे हो उसको कि नहीं भाई आप ही इस जाति के हो, आप ही पशु का शव हटाओगे। किसी पशु की खाल खींचने या हटाने हेतु, बुराहना या सफाई हेतु, यानी इसको प्रताड़ित कर रहे हो, सफाई गंदे कामों के लिए प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये सभी के लिए आपको ये एक्ट जो है अनिवार्य श्रम अस्पृश्यता का आचरण मतलब समझा जाएगा। उसको छुआछूत के लिए आप उसको कर रहे हो तो ये आपके विरुद्ध SC ST एक्ट 1989 लागू हो जाएगा आपके ऊपर। यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है, यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में दंडित कराने हेतु मतलब यानी कि कोई SC ST एक्ट वाला किसी केस में है और कोई व्यक्ति उसको सोच रहा है कि हम उसको मृत्यु दंड दिला दें झूठी गवाही देके, तो मिथ्या साक्ष्य का मतलब वही ना, गवाह वगैरह जो होते हैं देता है तो उसे कितना दंड या जुर्माना दिया जाएगा। मतलब कोई झूठ बोल के उसको फंसाना चाहता है तो उसको कितना मिलेगा? तो उसको जो है आजीवन कारावास मिलेगा। यानी कि आप किसी को झूठ बोल के मृत्यु दंड देना चाह रहे हो तो उसका आंसर जो हो जाएगा आजीवन कारावास उसको, और जुर्माना भी लगेगा। देखिए ये कुछ एक टाइप का मतलब क्वेश्चन है जो मैंने कभी देखा था, शायद PSC में पूछा गया है। तो ये बहुत ही विश्लेषण करने के बाद ये डाटा जो है आपके सामने मैं लाया हूँ, इसलिए इतना टाइम लग गया है। कई जगह से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, नेट पे ढूंढा है और जो कुछ बुक्स हैं उसमें भी क्वेश्चन दिए हैं तो वहाँ से भी ये टाइप करना पड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर आप देखिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं, का जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और खा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, यानी कि का जो है या तो ये OBC वाला होगा या जनरल वाला होगा और खा जो है ये SC या ST का है, ठीक है, के विरुद्ध हत्या के अपराध के मामले में झूठी गवाही देता है, ठीक है ना, सदस्य है के विरुद्ध यानी कि SC ST के विरुद्ध देता है, झूठी गवाही देता है, तो जिसके फलस्वरूप खा दोष सिद्ध पाया जाता है और जाकर उसके विरुद्ध मृत्यु दंड का कार्यान्वयन हो जाता है। मतलब झूठी गवाही दिया और दोष सिद्ध हो गया और खा जो है SC ST का बंदा है और उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, ठीक है, और फिर पता चल गया कि नहीं ये झूठी गवाही थी, तो का निम्न दंड का भागी होगा। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, इन्होंने लाइव एग्जाम्पल ले लिया। तो इसके लिए क्या आपको वो मिलेगा, तो इसके लिए जो आंसर है मृत्यु दंड मिलेगा। देखिए इसमें मृत्यु दंड इसलिए मिल रहा है, उसमें आजीवन कारावास था क्योंकि उसमें पहले ही पकड़ा गया था और इसमें मृत्यु दंड मिल गया है, मतलब उसको जज ने बोल दिया कि आपको मृत्यु दंड मिलेगा, यानी कि मरते मरते या तो बचा या मर भी चुका होगा, तो इसलिए दूसरे को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा।
अगले की बात करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसके मकान, गांव या निवास के मूल स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है या कराता है तो यह दंडनीय होगा। बिल्कुल सही है। मैंने इसमें आपको बताया है कि ये धारा 3 के अंतर्गत, कोई इसको बोलता है कि आप अपना गांव छोड़ दीजिए, अपना घर छोड़ दीजिए, तो ये धारा 3 के अंतर्गत था। और इसके लिए आपको कितनी सज़ा मिल रही थी? मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 मास कम से कम और 5 वर्ष तक हो सकता है कारावास, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं धारा 3 के तहत। याद रखिएगा, धारा 3 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए, लाइव एग्जांपल यहां पे लिया जा रहा है कि का जो अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति या तो SC या ST का सदस्य नहीं है, और खा जो है, खा के मकान में जो अनुसूचित जाति का सदस्य है आग लगा देता है, तो निम्न में से कौन सा उसको मिलेगा? तो अभी मैं अपन ने पढ़ा था कि आग या विस्फोटक पदार्थ का यूज़ अगर करता है तो उसके लिए आजीवन, देखिए हमने 7 साल का भी पढ़ा था, ठीक है, 7 साल का पढ़ा था कि विस्फोटक पदार्थ का यूज़ करता है तो 7 साल का कारावास। लेकिन उसने क्या किया भाई, उसके मकान में आग लगा दिया, तो भाई अगर उसके अंदर कोई SC या ST एक्ट का बंदा है तो वो जल भी सकता है, वो मर भी सकता है। तो आपने मर्डर अटेम्प्ट किया तो इसके लिए आपको आजीवन कारावास मिलेगा। हाँ, कोई शायद नहीं है, सिर्फ नॉर्मल आप आग से उसको डरा वगैरह रहे हो तो उसके लिए 7 साल का कारावास आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है आजीवन कारावास का। जो देखिए ऐसे ही एग्जाम्पल आपके आते हैं PSC में, इसलिए मैंने ये मोस्टली कवर किए। का जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, खा जो एक सदस्य है तो बेगार करने के लिए विवश करता है, तो वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत निम्न में से किस कारावास से दंडित किया जाएगा? तो इसके लिए फिर आपको वही है कि मिनिमम 6 है ना, और मैक्सिमम 5 वर्ष का दिया जाएगा। आप एक बार एक्ट को पढ़ लीजिए, आपको बुक्स वगैरह में एक्ट मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको जल्द ही वो SC ST एक्ट की PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें पूरे धारा वगैरह दिए रहेंगे, तो आप उसको सही कर पाओगे। क्या अनुसूचित जाति के सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना अधिनियम धारा 3 के 1X के अंतर्गत अपराध घटित करेगा क्या? हाँ, यदि शब्दों को एक लोक स्थान से उच्चारित किया गया है या, तो ऐसे कई आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो D वाला है। पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हाँ, यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी भी स्थान में उसको अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया, मतलब आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाकर उसको बोल रहे हो तुम SC ST के बंदे हो, यहाँ मत बैठो, ऐसा करो, तो आप उसको अपमानित कर रहे हो। किसी मॉल में, किसी भीड़ भाड़ में, कहीं भी आप कर रहे हो तो उसको अपमानित कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि घर में जाके बोलोगे तो अपमान नहीं हुआ, लेकिन घर में ये है कि भाई कोई देख नहीं सुन रहा तो गवाह भी नहीं मिलेगा, इस टाइप से, इसलिए इसको ऐसा रखा गया है। अधिनियम की धारा 3(1) के XI के तहत अपराध में भादासा, जो ये भादासा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा डैश डैश के अंतर्गत दंडनीय अपराधों में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 509, यानी कि 354 और 509 है ना, तो यहाँ पे आएगा 509 के तहत ये दंडनीय अपराध हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर वही है, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और मिनिमम कितना है आपका? 6 माह तो है ही। वही पानी नहीं पीने देना और दूषित कर देना का मतलब क्या है भाई? आपने उसके जलाशय को दूषित कर दिया, यानी कि वो पानी नहीं पी पाएगा और आप उसको पानी नहीं दोगे। तो यही धारा 3 के अंतर्गत ये पूरे अपराध हैं। तो इसका भी होगा 6 से 5। एक लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, लोक सेवक यानी कि कोई सरकारी व्यक्ति, या लोक सेवक जो जैसे लोक सेवा आयोग से जो भर्ती हो रहे हैं, ये भी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। तो धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध करता है, यानी धारा 3 के अंतर्गत जितने भी अपराध दिए गए हैं वो करता है, तो उसको कितनी कितनी सजा मिलेगी? यहाँ पे यही बोला जा रहा होगा कि उसको कितनी
सजा या दंडित किया जा सकेगा उस अपराध के लिए, है ना। तो उसका जो आंसर होने वाला है, आंसर आपका हो जाएगा डी, 1 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी। मतलब पहले तो या तो 1 वर्ष तो दिया ही जाएगा या उससे अधिक, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा गुनाह करेगा तो उसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सरकारी व्यक्ति है तो वो कुछ भी करता रहे। इसका भी प्रावधान है 1989 SC/ST एक्ट में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किस अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया, किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? तो अधिकतम दंड जो है सीधे मृत्यु दंड, इससे बड़ा कोई दंड ही नहीं है, मृत्यु दंड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये पार्ट 1 है, जल्द ही इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बना पाऊंगा। तो लाइक कीजिए, व्यूज़ कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा वीडियो को भेज सकते हैं अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस पार्ट की भी लिंक देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही। थैंक यू।